हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को मैंने पोलिंग दिया था उसमें आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखने की इच्छा जाहिर की, तो हम लोग इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये होता क्या है, कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर से देखेंगे। आज का जो ये पहला लेक्चर है ये पूरा का पूरा बेसिक्स पे डिपेंड होगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपको जो पहला चैप्टर मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन चैप्टर का बिल्कुल मिरर इमेज है। डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूले थे वही सारे फॉर्मूले जो यहाँ भी है, लेकिन क्या कुछ अलग है, उल्टा है क्या। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और इसका आप क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अगर किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालते हो एफ डैश एक्स, तो अगर इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस वही फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट। ये उल्टा है, कैसे उल्टा है, सारे के सारे फॉर्मूले रिवर्स मैनर में यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। इसलिए डेरिवेटिव चैप्टर जो है सबसे अच्छे से आपने सीखा होगा तो ही ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन की बेसिक चीज़ें देखते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। कोई फंक्शन है, अगर मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है तो ये जो एफ डैश एक्स है डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स आएगा। अब मान लो मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ जी एक्स, इस जी एक्स फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है तो एक सिंबल यूज़ होता है इस तरह से। कैसा सिंबल है, सपोज ये एस है, एस को आप खींच दो ऊपर नीचे से तो ये इस तरह से एक सिंबल बन जाता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब जैसे कि आप डेरिवेटिव लेते थे, समझो y का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स करते थे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डी एक्स का मतलब क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही इंटीग्रेशन करते समय जो वेरिएबल है उसका विथ रिस्पेक्ट करने के लिए dx देना है। यहाँ dx अपॉन में आता था, यहाँ dx मल्टीप्लाई आता था। जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो इस तरह से एक साइन आएगा इंटीग्रेशन का, देन यहाँ पर जो फंक्शन दिया होगा वो फंक्शन आएगा और देन उसके साथ हमेशा dx आएगा। अगर यहाँ x वेरिएबल है, अगर t वेरिएबल है तो dt आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर और क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले जो इंटीग्रेशन है इसके लिए देख लो, सर आइजैक न्यूटन और गॉटफ्राइड लेबनिज, ये दो जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने सबसे पहले इंटीग्रेशन की थियरी पे काम किया था, इन लोगों ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है इसका डेरिवेटिव से क्या रिलेशन है वो देखते हैं। सीधी सी बात है, देखो log x का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सो आंसर क्या मिलता है, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये जो 1 अपॉन एक्स है, इस 1 अपॉन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन में dx ऊपर आ जाता है, साथ में यहाँ डेरिवेटिव में dx डिनोमिनेटर में आता था, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इसका आंसर इंटीग्रेशन का log x आ जाता है। यानी क्या कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये, समझ में आया। यानी क्या कि अगर a है, a का डेरिवेटिव b है, डेरिवेटिव ऑफ a इज b, सेन b का इंटीग्रेशन a होगा। ओके, ये बात याद रखनी। अब और एक बात, जैसे कि आप जानते हो कि कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। ओके, सो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, इसके साथ ही अगर मैं आपको बोलता कि log x प्लस कोई एक कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 कोई नंबर है, इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे, डेरिवेटिव तो क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो प्लस 0 यानी 1 अपॉन एक्स है। यानी कि log x का डेरिवेटिव भी 1 अपॉन एक्स आता है और log x के साथ कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव भी 1 अपॉन एक्स आता है, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो वैसे ही 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो log x है, लेकिन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस सी भी हो सकता है, सो प्लस सी। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट जो आपको सीखना है इंटीग्रेशन करते समय, कि जब भी आप इंटीग्रेशन लोगे तो आप जिसका भी इंटीग्रेशन ले रहे हो उसके साथ ये सिंबल और ये dx तो हमेशा दोगे, और इसके साथ ही क्या करना है आपको,
इक्वल में यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो लाओगे, बट हमेशा प्लस सी देना है। प्लस सी मतलब कांस्टेंट। इंटीग्रेशन के हर एक आंसर में अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन के हर एक आंसर में प्लस सी आना चाहिए। यहाँ जो फंक्शन है, सपोज यहाँ log x था तो यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन 1/x आया, लेकिन साथ में प्लस सी भी आएगा। तो क्या तीन चीज़ें हो गई, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर फंक्शन के साथ dx, और फिर जो भी आंसर है उसके साथ प्लस सी। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ये जो थर्ड चैप्टर है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बाद फोर्थ चैप्टर भी है डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब ये डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि देखो, अगर कोई इंटीग्रेशन है fx का विथ रेस्पेक्ट टू x और ये इसका आंसर gx आ रहा है इस तरह से प्लस सी, यानी जो fx है उसका विथ रेस्पेक्ट टू x जो इंटीग्रेशन लिया तो gx आया प्लस एक कांस्टेंट आया। अभी ये जो इंटीग्रेशन लिया है यहाँ पर इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ये तो मैंने पूरा रिप्रेजेंटेशन बताया, थोड़ा इंटीग्रेशन का मीनिंग देखते हैं। देखो आपको ये पता है समीशन, इस तरह से आपने समीशन देखा था। समीशन मतलब होता है टोटल करना। यहाँ समझो r इज इक्वल टू 1 और 5, इसका मतलब होता है समझो यहाँ पर 2r है। सो 2r के लिए क्या है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पर देखो 2 r की जगह पर 1 लिया, फिर 2 r की जगह पर 1 के साथ 5 तक जाना है, 2 आ गया, फिर समझो 2 r की जगह पर 3 आया, देखो ऐसा आ रहा है 1 2 3, फिर 2 4 आया, फिर 2 5, कब तक, ये 5 तक जाना है। यहाँ पर क्या होता है n इज इक्वल टू 5, यानी जो लास्ट वैल्यू 5 है स्टार्टिंग की वैल्यू 1 है। और इस समीशन का मतलब क्या है, सबको प्लस करना, सबको प्लस करना। तो ये क्या आ गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, प्लस करोगे 10 8 18 6 24 28 एंड 30, 30 आ गया। तो इसका जो समीशन था 30 आया। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या, ये क्यों बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन और समीशन ये दोनों सेम ही होते हैं। समीशन मतलब क्या, जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ को प्लस करना, और इंटीग्रेशन मतलब भी यही होता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, सपोज ये फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के जितने भी पार्ट्स है, समझो अलग अलग पार्ट्स है, एकदम ध्यान से देखना, समझो ये छोटे छोटे पार्ट्स है इस फंक्शन के, तो इनकी जो वैल्यूज़ होगी, इस पार्ट की वैल्यू, इस पार्ट की वैल्यू, यहाँ से लेके लास्ट पार्ट, ये सारी जो वैल्यूज़ है उन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं। जनरली आप इंग्लिश में भी देखते हैं ना, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता, सभी को एक करना। तो जनरल भाषा में भी इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है, और मैथ्स में भी इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि जितने कोई एक फंक्शन है इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, यहाँ पर उसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कोई फंक्शन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स को एक साथ लाके प्लस करना। इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना। डिफरेंशिएशन जो हम करते थे उसका मीनिंग क्या था, कोई एक फंक्शन था उसके एक छोटे पार्ट को लाना, यानी एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करना मतलब उसका छोटे से छोटा पार्ट जो है डिफरेंशिएट करके लाना था। इंटीग्रेशन क्या है, किसी एक फंक्शन का छोटा पार्ट दिया है और उसको इंटीग्रेट करके पूरा बड़ा फंक्शन लाना है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, दिया हुआ फंक्शन बड़ा फंक्शन होता था और आंसर जो है वो उसका डेरिवेटिव होता था जो छोटा, उसकी वैल्यू छोटी होती थी। इंटीग्रेशन में जो दिया हुआ फंक्शन होगा वो छोटा होगा और उसका जो इंटीग्रेट करोगे तो वो प्लस होके बड़ा फंक्शन आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये कुछ डिफरेंस है जो इंटीग्रेशन होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं बोल रहा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे देखो r की वैल्यू 1 से 5 स्टार्ट हो रही है, अगर मैं यहाँ कर दूँ जो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल x है, x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक होगी, यानी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, यानी x के लिए कैप दे दिया। सपोज ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, सपोज ये नंबर लाइन है 5 6, सो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ 1 से लेके 5 तक होगी, ये 1 से लेके 5 इसके बीच में ही होगी, निगेटिव नहीं हो सकती, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती इस इंटीग्रेशन में। तो फंक्शन जो आप ऐड करोगे, जितने भी फंक्शन, वो 1 से लेके 5 तक के बीच में जितने पार्ट्स हैं उनको ही सिर्फ ऐड करना। ऐसा जब करते हैं, वैल्यू दी होती है इंटीग्रेशन के अंदर, तो उससे डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये इन हटा दो, डेफिनेट, यानी डेफिनेट है, निश्चित है, उसकी वैल्यू पता है हमें, 1 से 5 तक लेना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट।
ये निश्चित है, डेफिनेट है, इतना ही लेना है, ओके, फिक्स्ड है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। जब ये वैल्यू दी जाती है तो जो नेक्स्ट चैप्टर करोगे 4th चैप्टर, वो डेफिनेट इंटीग्रल्स है, उसमें आपको इंटीग्रेशन में ये वैल्यूज दी होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया होगा इस तरह से। और अगर आपने ये इनडेफिनेट चैप्टर अच्छे से सीखा है, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो इसके बाद का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है 4th चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल्स, वो आपको बहुत आसान लगेगा और फटाफट आपका हो जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखो। मैंने डिफरेंशिएशन चैप्टर समझाते समय आपको बताया था कि अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख लिया तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आ जाएगा, जो कि आपने देख ही लिया कि डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज है। मैंने ये भी बोला था कि डिफरेंशिएशन अगर आपने सीख लिया तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के मिरर है, ठीक है। यानी क्या कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। 3rd चैप्टर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसके अंदर क्या होगा कि इस तरह से अगर कोई इंटीग्रेशन है, यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस तरह से नहीं दी होगी, तो हमको जो भी फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो एक जनरल आएगा। इसके बाद जो 4था चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें क्या है, जो इंटीग्रेशन उसमें इस तरह की वैल्यू दी होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया होगा, एक डेफिनेट रेंज दिया होगा। तो इसके अंदर आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक नंबर आएगा, जो सॉल्यूशन में कोई तो नंबर आएगा सॉल्व करके। ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट हुआ, इंटीग्रेशन क्या है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, डिफरेंशिएशन से इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं कि इंटीग्रेशन के कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले हैं और इंटीग्रेशन में कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, वो सब देखते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो डिफरेंशिएशन के अंदर आपको पता ही होगा x⁻n होता था। x⁻n का डेरिवेटिव आप कैसे लेते थे पता है ना, ये n आगे आ जाता था इंटू x⁻n-1 हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इंटीग्रेशन के अंदर जो सबसे मेन फॉर्मूला है वो इसी का है, x⁻n का। अगर आपको x⁻n के फॉर्मेट में कुछ दिया है, समझो x⁻5, तो क्या करना होगा, इसको आप इंटीग्रेशन का सिंबल दो इस तरह से, और जब भी इंटीग्रेशन का सिंबल दोगे साथ में dx आएगा, याद रखना, जब भी x वेरिएबल हो। तो x⁻n में क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर क्या होता था, जो पावर है वो -1 करते थे n में से, यहाँ n है तो पावर में जो x⁻ पावर n है तो +1 करोगे। यहाँ क्या था डेरिवेटिव में, x⁻n था तो n-1 करते थे, यहाँ n+1 होता था, ठीक है। अब यहाँ क्या करते थे, अपॉन ये जो x है उसका जो पावर था n, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, जो पावर था उससे क्या करते थे, मल्टीप्लाई। यहाँ क्या करना है, ये जो n+1 आया है उससे ही इसको डिवाइड कर देना है, और साथ में एक कांस्टेंट c आएगा, जो बेसिक हमने सीखा है। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एक c हमेशा आएगा, ओके। अब यहाँ क्या था, x⁻n था, इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो x⁻n है तो x⁻n+1 अपॉन n+1, ये जो नंबर ऊपर है उसी से आपको डिवाइड करना है। एक एग्जांपल देखो, x⁻5 का इंटीग्रेशन करना है अगर मुझे, x⁻5 इंटू dx, मतलब x⁻5 विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, x⁻5 है तो 5+1 अपॉन 5+1, इसी चीज़ को नीचे डिवाइड करना है। अच्छा, प्लस हमेशा एक कांस्टेंट आपको देना ही देना, इसको तो आप याद रखो, सपने में भी आप होगे तो इंटीग्रेशन करें कांस्टेंट दे देना। क्या आ गया देखो, x⁻5+1 6, 5+1 6 प्लस c। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन ये आया। डेरिवेटिव में आप क्या करते थे, अगर x⁻5 होता तो यहाँ पर 5 आगे आ जाता इंटू x, और 5-1 4, डेरिवेटिव इस तरह से निकालते थे। इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं आप, x⁻5 है तो पावर में +1 कर दो और इसी से डिवाइड कर दो, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। डेरिवेटिव में हमेशा +c नहीं आता था, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमेशा आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब इसका वापस से देखो, इसका इंटीग्रेट किया तो ये आया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो x⁻5 आना चाहिए। चलो लेके दिखाता हूँ कैसे। अभी ना मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो ये 1/6 है, आ गया साइड में। x⁻6 का इस फॉर्मूले से डेरिवेटिव कैसे आएगा, x⁻6 का 6 आगे आ गया और 6-1। अच्छा, उसके बाद प्लस c कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0, 6 से 6 कैंसिल, x⁻6-1 क्या आया 5, और 1 का मल्टीप्लाई किया तो वही आया, +0 हटा दिया, देखो x⁻5 आ गया। मतलब x⁻5 का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ रहा है, x⁻6/6 प्लस c, और इसी का अगर डेरिवेटिव ले लिया मैंने तो क्या आ रहा है, x⁻5, वापस क्वेश्चन आ रहा है। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला ये है जो आपको याद रखना है
कि किसी भी जैसे x रेस टू n है, अलजेब्रिक है फंक्शन, उसका पावर n है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो पावर n है उसमें +1 करके डिवाइड उसी से करना है। अब आगे जो है डेरिवेटिव मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बता दें, उस फॉर्मूले के बेसिस में आपको सिखाता हूँ। देखो दूसरा फॉर्मूला, दूसरा आपने देखा था कि जो a रेस टू x होता है, ठीक है, a रेस टू x होता है, a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता था बताओ, a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x इंटू लॉग a होता था, ठीक है। सो अब अगर इंटीग्रेशन a रेस टू x का करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताए, a रेस टू x अपॉन लॉग a, इस तरह से। क्यों, इसका डेरिवेटिव, अच्छा प्लस सी भी आएगा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेस टू x का a रेस टू x लॉग a, और यहाँ डिवाइड किया लॉग a से, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया a रेस टू x का इंटीग्रेशन। आगे देखो और भी कुछ देखते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि जो log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, सो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, लेकिन यहाँ 1/x है तो dx दे दो, 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x log x प्लस सी, उल्टा करोगे log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, c का डेरिवेटिव 0 आ गया। फिर इसके बाद और देखोगे तो एक e रेस टू x था, ओके dx, e रेस टू x, इसका डेरिवेटिव क्या आता था, e रेस टू x, तो e रेस टू x का इंटीग्रेशन भी e रेस टू x आएगा सेम। तो ये बेसिक 4 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद ट्रिगो के वो भी देखते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो, एक एक करके मैं सब फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा है, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता था, इसलिए e रेस टू x का इंटीग्रेशन भी e रेस टू x होगा। log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। a रेस टू x का जो डेरिवेटिव था a रेस टू x इंटू लॉग a था, तो हमने क्या किया, a रेस टू x का इंटीग्रेशन a रेस टू x अपॉन लॉग a किया, और ये फॉर्मूला, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे और भी जो ट्रिगो वाले सारे फॉर्मूले बताता हूँ। अब आगे के फॉर्मूले देखो, ट्रिगो वाले 4 हमने कर लिया था, 5th तो देखो सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन dx इस तरह से लिखना है। चलो हम लोग याद करो, साइन x होता था, साइन x का डेरिवेटिव क्या लेते थे, cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, सो cos x का इंटीग्रेशन साइन x और प्लस c। अब ये प्लस माइनस कब लगेगा कब नहीं लगेगा पूरा सिखाने के बाद मैं यहाँ पर बताऊँगा कब कब माइनस आएगा, ठीक है। अब 6th वाला देखो, साइन x का डेरिवेटिव cos x था, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x। 6th वाला क्या, cos x का जो डेरिवेटिव था साइन x था, ओके, माइनस साइन x था, माइनस का ध्यान मत दो, मैं लास्ट में बताऊंगा पूरा लिखने के बाद। cos x dx, cos x का डेरिवेटिव साइन x dx, तो साइन x का इंटीग्रेशन cos x, ओके, प्लस c, इस तरह से। 7 देखो, साइन x हो गया cos हो गया, अभी tan x का डेरिवेटिव क्या आता था, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x प्लस c, 8। देखो हाँ ध्यान से, अभी tan के बाद cot x का डेरिवेटिव आता था माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो अभी समझो कोसेक स्क्वायर x समझो, माइनस बताता हूँ मैं आपको। सो cot x का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x और प्लस c, अभी मैं माइनस देने वाला हूँ, ठीक है। 9th साइन कॉस टेन कोट। अब सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पर एक डी एक्स देना है हर बार की तरह, यहाँ प्लस सी देना है। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स था, तो सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का सिंबल फिर से इस तरह से, ओके, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। फिर 10 कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कोसेक एक्स कॉट एक्स, ओके, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव था कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक एक्स। तो जिस इसका ये डेरिवेटिव है और इसका ये इंटीग्रेशन है। डेरिवेटिव में आपने जो याद किया था बिल्कुल उसका उल्टा हम कर रहे हैं। अब देखो डेरिवेटिव में क्या होता था, जो सी से स्टार्ट होता था उसके आंसर में माइनस आता था। अगर कॉस है, डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, साइन एक्स। अच्छा, ये कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आंसर में माइनस देते थे। लेकिन इंटीग्रेशन करते समय क्या करना है, आंसर को देखना है। डेरिवेटिव में क्वेश्चन को देखते थे, क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर में माइनस। इंटीग्रेशन में क्या करना है, आंसर को देखना है। अगर आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ये हो रहा है, ये माइनस, सी माइनस, सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस। फिर से देखो डेरिवेटिव में क्या था, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या करते थे, ये सी से स्टार्ट हो रहा है ना,
तो माइनस, cos x c से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर माइनस। डेरिवेटिव करते समय, इंटीग्रेशन करते समय क्वेश्चन नहीं देखना है, उल्टा आंसर को देखना है। सी से स्टार्ट हो रहा है नहीं तो प्लस, सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस, सी नहीं, सी माइनस, सी नहीं, सी माइनस, जो सी से आंसर स्टार्ट होगा माइनस। तो यहाँ पर आपको मैंने 10 फॉर्मूले बताए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये 10 के 10 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इसको मिटा देता हूँ, और सब के सब आपको कैसे करना है, रिफर करना है। जो डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आपने याद किए थे उस फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपको करना है। वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए तो ही आप अच्छे से पूरा कर पाओगे। यहाँ पर आपको नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डेरिवेटिव याद करके रखा, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले, तो वही तो है, सिर्फ उल्टा है। जो यहाँ होता था वो वहाँ चला गया, वहाँ के लिए यहाँ आ गया। ठीक है, डी बाई डी एक्स के बदले इंटीग्रेशन आ गया, डी एक्स नीचे था यहाँ आ गया, सब कुछ वही है। डेरिवेटिव चैप्टर अगर अच्छे से सीखा तो ये तो आपको समझो आ ही गया। अब आगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं। कंपोजिट फंक्शन आपको पता ही था डेरिवेटिव में, जरा थोड़ा पीछे जाते हैं डेरिवेटिव के ऊपर। अगर समझो यहाँ पर कोई एक फंक्शन है, समझो 2x + 3 समझो लॉग है इसका, और मुझे कहा गया इसका डेरिवेटिव निकालने, तो मैं कैसे करता था, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, तो ये लॉग है तो इसका क्या हो जाता था 1/2x + 3 लॉग एक्स है। समझो x के बदले जो भी था, लॉग x का 1/x होता है, सो 1/x के बदले जो भी था वो लेते थे। लेकिन कंपोजिट फंक्शन क्या था, जो x के बदले लिया उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के आप मल्टीप्लाई करते थे। याद आ रहा है? ओके, कंपोजिट फंक्शन ऐसे करते थे ना। सो बिल्कुल अभी इंटीग्रेशन में क्या करना होगा, यहाँ आंसर क्या आ जाता था 2x + 3 का डेरिवेटिव 2। सो एग्जैक्टली आपने क्या किया डेरिवेटिव निकालते समय, कि जो भी दिया हुआ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाला। जो x के बदले कुछ और आया था तो उसको x जैसा ही ट्रीट किया, और डेरिवेटिव निकालने के बाद जिसको x समझा था उसका वापस से डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई किया। कब करते थे, डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन में क्या करना होगा, इंटीग्रेशन में ये जो आप अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करते हो ना, x के बदले जो भी आया उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करते हो ना डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में बस उसे डिवाइड करना है। फिर से सुनो, डेरिवेटिव निकालते हो तो जो x के बदले आया है उसका डेरिवेटिव आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। इंटीग्रेशन में क्या करना है, उसी चीज़ को डिवाइड करना है। जैसे कि मान लो कि मुझे एक फंक्शन दिया e⁵5x, ध्यान से सुनो, एक फंक्शन और उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या करूँगा, e⁵x का इंटीग्रेशन अभी आपने सीखा था वही होता है, जैसे डेरिवेटिव भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी होता है। e⁵5x का इंटीग्रेशन तो वही आएगा, ओके। लेकिन x के बदले क्या था 5x, सो उसका अगेन डेरिवेटिव निकालो। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, शॉर्ट में करो, 5x का डेरिवेटिव 5 होता है। तो हम लोग डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ पर उससे डिवाइड कर देना है, उसको क्या करना है, डिवाइड, और हमेशा की तरफ +c आएगा। तो यही एक चेंज है, ओके। ऐसे करना है। समझो और एक बताता हूँ, साइन ऑफ, समझो यहाँ पर साइन ऑफ 4θ है, साइन 4θ और dθ, ओके। यहाँ पर थीटा वेरिएबल है इसलिए dθ है, हर बार dx ही आएगा ऐसा नहीं है, जो भी वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आएगा। t होगा तो dt आएगा, u होगा तो du आएगा, इस तरह से, ओके। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos, और ये 4θ जो था, थीटा होना चाहिए था, वहाँ 4θ था। अच्छा, यहाँ आंसर देखो c से स्टार्ट हो रहा है, सो माइनस आंसर आएगा, ये मैंने बताया ना, जब भी आंसर c से स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन में माइनस आएगा। अब थीटा होना चाहिए था, वहाँ 4θ है, तो 4θ का वापस से डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ओनली 4 आएगा। तो उस 4 से अब मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना। 4 से क्या करना है, डिवाइड करना। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है कंपोजिट रूल के, कि आप जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करना है। वही चीज़ आपके डेरिवेटिव में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में, कि जो फंक्शन है x के बदले जो भी आता था उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करते थे, वही जो मल्टीप्लाई वहाँ कर रहे थे यहाँ पर हमको डिवाइड करना है। ये एक फ़र्क है कंपोजिट रूल का। सारी बेसिक चीज़ें मैं एक एक करके बता रहा हूँ। आप अगर स्टार्टिंग से सब कुछ सीख रहे हैं तो ये चैप्टर आपको धीरे धीरे बहुत आसान लगने लगेगा। अब कुछ थियरम्स है जो आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन के अंदर। थियरम्स क्या बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहला थियरम जो दिया हुआ है, थियरम नंबर 1 क्या है, देखते हैं। यहाँ पर मार्कर चेंज कर लेता हूँ। थियरम 1 क्या है, देखो, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है, कोई दो फंक्शन है f(x) और g(x), इनके बीच में प्लस है और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि कोई दो फंक्शन है, एक f(x) और g(x) है, दोनों के बीच में प्लस है और पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन जो है अंदर दोनों के पास चला जाएगा। क्या थियरम है, इंटीग्रेशन f(x) हो जाएगा
और यहाँ से इंटीग्रेशन एफ एक्स के पास आया तो डी एक्स भी एफ एक्स के पास आ जाएगा इस तरह से, प्लस प्लस अब ये इंटीग्रेशन जी एक्स के पास जाएगा, इंटीग्रेशन जी एक्स, देखो ये इंटीग्रेशन पहले एफ एक्स के पास गया, फिर इंटीग्रेशन जी एक्स और डी एक्स। मतलब क्या, मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन आता है जो प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में, थ्योरम 2 भी देख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरम 2 क्या है, इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स है, दोनों के बीच में माइनस है, सो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा, एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। दोनों बिल्कुल सिमिलर, एकदम ध्यान से देखो कि कोई दो फंक्शन एक साथ प्लस होके आए हैं या दो फंक्शन एक साथ माइनस होके आए हैं, पहले इंटीग्रेशन है बाद में डी एक्स है, तो ये इंटीग्रेशन और डी एक्स इन दोनों के पास चला जाएगा, इन दोनों के पास चला जाएगा, प्लस है तो प्लस रह जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। मतलब क्या कि अगर समझो कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर है समझो 1/x, इस तरह से है। सो आप कैसे करोगे, एग्जांपल दे रहा हूँ इस थ्योरम के बेसिस पर, दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, ये एफ एक्स और ये जी एक्स है समझो, तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा एक्स रेज टू 4 और डी एक्स भी इसके पास आ गया, प्लस अब ये इंटीग्रेशन 1/x के पास गया और ये डी एक्स भी आ गया। सो एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद आ रहा है एक्स रेज टू 1 वाला ट्रिक, क्या करते थे ऊपर +1 और ये n+1 से डिवाइड करते थे, तो ये जो एक्स रेज टू 4 है वो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 4 + 1/4+1। अच्छा ये 1/x का क्या होता है, log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। अच्छा दोनों का कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट, दोनों का कांस्टेंट मिला के सिर्फ एक ही कांस्टेंट c लिखना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन था उसके बेसिस पर ये एग्जांपल मैंने आपको बताया। अगर यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस ले लेते, बाकी सब कुछ सेम होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो कंसेप्ट है कि अगर कोई एक फंक्शन है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन प्लस करके आए या माइनस करके आए तो सभी का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन आपको करना है। इसके साथ ही और एक थियरम है जो आपको याद रखना चाहिए। थियरम क्या, ये सिर्फ एक तरीका है सॉल्व करने का, k इंटू एफ एक्स और डी एक्स, यानी किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट आता है तो हमको क्या करना है, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। डरो मत, बिल्कुल वैसे ही देखो, डेरिवेटिव करते थे 5 और log x होता था, तो इसका डेरिवेटिव d/dx करते थे 5 log x का, तो क्या करते थे, ये जो 5 है उसको कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई तो पहले लिख देते थे एज इट इज़, फिर ये log x का डेरिवेटिव लेते थे, डेरिवेटिव ऑफ log x, यानी जो 5 है वो क्या आ जाता था, बाहर आ जाता था। तो वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है, अगर किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हो फंक्शन के साथ, कोई एक कांस्टेंट है, नंबर है 2 3 4 5 कुछ भी है, तो वो k जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये बेसिक 3 जो है थियरम हम लोग को है, बोला जाए तो ये अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं इसको, कि कब कब इंटीग्रेशन कैसे ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत ईजी है। तो जनरली हम लोग हर स्टेप में ऐसे करेंगे, अगर एक साथ बहुत सारे फंक्शन है और सबका इंटीग्रेशन करना है तो एक एक करके सबको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यही है। चलो आगे का कंसेप्ट देखते हैं। अब इस चैप्टर में सीखना क्या है हमें, तो हमें अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन के सम्स आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे एक्सरसाइज में तो आपको ऐसे होगा कि जो क्वेश्चन है उसको पहचानना होगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन हर एक अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग मेथड दिया है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपको देखना है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, कितने मेथड्स हम लोग को अब इस चैप्टर में करना है। तो याद रखो, सबसे पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, ये एक हो गया। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये 3 मेथड है जो पूरे चैप्टर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखना है। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मतलब क्या, कि वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना। जो आपने देखा था ना कि लेट हम लोग थीटा की जगह पे साइन एक्स लेते थे या साइन एक्स की जगह थीटा लेते थे, तो वो सब्सटीट्यूशन होता है। सब्सटीट्यूशन मेथड से जो फंक्शन को सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब आपको डेरिवेटिव में पता है u इंटू वी रूल अप्लाई करते थे आप, u/v रूल अप्लाई करते थे, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u इंटू वी के लिए एक फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, वो मैं जब कराऊंगा तब बताऊंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या, कोई फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स और ये फंक्शन बड़े बड़े फंक्शन है,
तो उनको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसको ब्रेक कर देना है इस तरह से a प्लस बी प्लस सी अपॉन जी एक्स, इस तरह से कुछ ना कुछ इसको ब्रेक करके उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं ये आगे चल के सब सिखाऊंगा। तो ये पूरे चैप्टर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीखना है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, तो कुछ टाइप के क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है u इंटू वी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और इस टाइप का कोई क्वेश्चन है p अपॉन क्यू इस टाइप का, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व करेंगे। अब आओ चलो मैं आपको बताता हूँ ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर कितने एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स अब नए सिलेबस में जो इंटीग्रेशन चैप्टर आया है, ये थर्ड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसकी बात करेंगे। तो लास्ट ईयर के साथ थोड़ा सा मैं कंपेयर करके आप एक एनालिसिस बताता हूँ। लास्ट ईयर ये जो चैप्टर था इसको मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। आप अभी भी इस चैनल पर जाओगे दिनेश सर लाइव स्टडी की प्लेलिस्ट में, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है, उसमें देखोगे बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स में इसको सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो ये 4 चैप्टर था 4.1 से लेके 4.2 और लास्ट 4.11 टोटल 11 एक्सरसाइज थे लास्ट ईयर इस चैप्टर के अंदर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। इसके साथ ही 11th में भी इसका एक्सरसाइज था, जब आप 11th में नहीं थे उसके पहले जब ओल्ड सिलेबस था 11th में एक चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था जिसमें एक एक्सरसाइज था, और 12th के अंदर 4.1 से लेकर 4.11 यानी जो इंटीग्रेशन चैप्टर है इंडेफिनेट इसमें टोटल 12 एक्सरसाइज थे ओल्ड सिलेबस में 11th 12th मिला के। नया सिलेबस आया, आप जब 11th में थे तो 11th में आपको जो इंटीग्रेशन चैप्टर निकाल दिया गया, 11th में आपने इंटीग्रेशन नहीं सीखा। 12th के अंदर ये जो इंटीग्रेशन है ये भी 3 पार्ट्स में है जैसे पिछले साल भी था, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बाद का जो चैप्टर है वो डेफिनेट इंटीग्रल्स, और उसके बाद का जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो इसका एप्लीकेशन भी हमको सीखना है। यानी इंटीग्रेशन के ऊपर 3 चैप्टर है जो आपको अभी सीखना है, उसमें से पहला चैप्टर है। तो लास्ट ईयर ये 4 चैप्टर था, 4th में भी 11 एक्सरसाइज थे। अब इस साल क्या हुआ है कि ये जो चैप्टर 3 है इसमें 3.1 एक्सरसाइज है जिसमें बेसिक इंटीग्रेशन जो मैं सिखा रहा था वो सब है। 3.2 के अंदर A B C इस तरह से 3 एक्सरसाइज है। 3.2 ये अपने आप में सब बड़े बड़े एक्सरसाइज है। इसके बाद 3.3 है और 3.4 है, तो ये सारे एक्सरसाइज है। इतना हमको करना है, इतना हमने कर लिया तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपने आप में। देखेंगे अगर कंपेयर करके मैं बताऊं तो लास्ट ईयर इंटीग्रेशन में जो पोर्शन था उसमें 11 एक्सरसाइज थे, और अभी जो है 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइज है। तो अप्रॉक्स 60% सिलेबस है लास्ट ईयर का, 60 to 70% आप सोच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइज जो है मर्ज भी कर दिए ना यहाँ पर। अब होगा क्या, जो 3.2 है उसको 3 पार्ट्स में कर दिया है, 3.2A 3.2B 3.2C। किस लिए? क्योंकि जो इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कैसा टाइप? समझो कोई √x² + a² टाइप है तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है। अगर समझो कोई है इस टाइप का क्वेश्चन तो इसको अलग फार्मूला होता है। अगर समझो कि कोई इस तरह का है px + q अपॉन ax² + bx + c इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो इसको अलग टाइप से करना होता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसके टाइप्स के ऊपर डिपेंड है। तो हर एक्सरसाइज में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए, तो आपको वो जो टाइप होता है, जैसे ये टाइप है, इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तरीका होता है, तो वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक एक करके सारे एक्सरसाइज के अंदर जो स्टेप्स मुझे सिखाने हैं या आपको सीखने चाहिए वो मैं सब बताऊंगा, और पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी आपको मैं सॉल्व करके दूंगा, सिखा के दूंगा, और जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे मैं आपको खुद से भी करने दूंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे खुद से करके। ठीक है, तो ये हमारे पूरे इंटीग्रेशन जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर की समरी है। हमें सीखना एक्सरसाइज 3.1, 3.2 के अंदर 3 एक्सरसाइज है, तो इसको आप ये नहीं सोच सकते कि ये एक ही एक्सरसाइज है, ये 3 एक्सरसाइज है, 3.2A B C और 3.3 4, तो एक्चुअल में 6 एक्सरसाइज है। तो ये हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जब कोई चैप्टर शुरू कर रहा हूँ तो लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट तरीके से उसको खत्म कर रहा हूँ। इसको भी हम खत्म कर देंगे। डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर तो 5 एक्सरसाइज थे, हर एक अपने आप में बहुत बड़े बड़े थे, फिर भी हमने किया कि नहीं किया। ये डेरिवेटिव इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा कर दिया है इस बार, सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। बुक्स मेरे पास है, यहाँ पर रखा है मैंने, बुक्स के अंदर से जो भी चीज़ें हैं वही आपको बता रहा हूँ। ओल्ड सिलेबस नहीं बता रहा हूँ आपको। ओल्ड सिलेबस का भी मैंने बता दिया कि क्या था, आपको क्या सीखना है
वही चीज़ें बताऊंगा। अगर मुझे ओल्ड सिलेबस ही रखना होता तो आपके सामने तो प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पर, आप जाओ इंटीग्रेशन सीख लो, लेकिन नहीं, वहाँ जाने से अच्छा जो नया आया है वो पूरा आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो पूरा लेक्चर था आज का वो बेसिक लेक्चर था। कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में सिखा देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। लेकिन आओ चलो और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपको इंटीग्रेशन में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे सबको यही करना होगा, इवेल्युएट। डिफरेंशिएशन में क्या करना था, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर इवेल्युएट लिखा होगा, याद रखो हर क्वेश्चन में। और इस तरह से सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया टेक्स्ट बुक का, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x dx, इस तरह से दिया होगा। तो आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन है उसको हमेशा आई लिख दोगे, अगर नहीं भी दिया है तो आई लिखना है, दिया होगा तो कोई बात नहीं, आई फॉर इंटीग्रेशन। जैसे आप क्या करते थे डेरिवेटिव में fx लिखते थे, या तो आप क्या लिखते थे, y लिखते थे, लेट y इज इक्वल टू। वैसे ही इंटीग्रेशन में आपको i इज इक्वल टू खुद से हर बार देना है। अब ये i है तो i इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन और dx ऑलरेडी दिया है, तो देखो डेरिवेटिव में आप हमेशा लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल दिया है और dx दिया है, तो अब इसका मतलब ये है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो डायरेक्ट अभी थ्योरम 1 देखा था ना, ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाहर है, तो ये इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यू, और ये dx भी आ जाएगा। ओके, फिर इंटीग्रेशन इसके पास गया और ये dx भी आ गया। dx का मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो आई इज इक्वल टू, देखो एक्स क्यूब क्या सीखा था आपने, एक्स रेज टू एन फॉर्मूला, एक्स रेज टू 3 है तो 3 + 1, देखो यहाँ बताता हूँ, एक्स रेज टू एन होगा तो क्या करते हो इसको, एक्स रेज टू एन है तो n+1 अपॉन n+1, तो ये एक्स रेज टू 3 है तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1, और यहाँ पर 3 रेज टू ये x है तो क्या करोगे 3 रेज टू x अपॉन log 3, और एक प्लस कांस्टेंट दे दोगे। ओके, हमेशा कांस्टेंट देना है, दोनों का मिला के एक ही कांस्टेंट। सो क्या आ गया, आई एक्स रेज टू 3 + 1 4 है, 3 + 1 4 है, और यहाँ पर 3 रेज टू x अपॉन log 3 है और प्लस कांस्टेंट है। तो ये आपको जो है आंसर मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। इस तरह से तो अभी सारे के सारे जो क्वेश्चन है 3.1 के अंदर हम करने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से करना है। दिया हुआ कोई इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन और dx दोनों के पास जाएगा, और जो भी फॉर्मूले अभी तक है, मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले बताए वो सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लो। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो आप इजीली कर लोगे, और इतना लास्ट में c देना है। जब भी इंटीग्रेशन और dx हट जाएगा तब c आएगा। जब भी इंटीग्रेशन और dx को हटाओगे मतलब इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। जब फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, और जब भी इंटीग्रेशन हटेगा तो ये dx भी हट जाएगा, और ये हटने के बाद एक कांस्टेंट c आना ही चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। आओ चलो और एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि ये इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है। अब आगे जो है आपकी टेक्स्ट बुक में से 9th वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो आप देख लो बेसिकली कैसे करना। आई इज इक्वल टू, ये खुद से लिखा मैंने, टेक्स्ट बुक में सिर्फ इंटीग्रेशन ये दिया था, तो आप हर बार आई इज इक्वल टू लिखते हो। x³ अपॉन x-1 dx दिया हुआ है, तो मेन ये dx और इंटीग्रेशन तो रहते हैं, ये हमारा फंक्शन u अपॉन v फॉर्मेट में दिया है, तो यहाँ पर u अपॉन v फॉर्मूला लगाओ क्या, बिल्कुल नहीं। इसको आपको ना इस तरह से करना होगा। अगर कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह से। जैसे कि समझो यहाँ पर है 11/5 है, तो 11 को अगर 5 से डिवाइड किए तो क्या आता है, 5 × 2 = 10 आ गया 1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोशंट 2 प्लस रिमाइंडर 1 अपॉन डिनोमीटर जो था 5, है ना, इस तरह से कर देंगे। 11/5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = 10, 10 + 11, 10 + 1 11/5, यही आएगा ना। तो 11/5 जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था उसको हम क्या करें, कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर कर रहे हैं, इस तरह से डिवीजन करने के बाद। तो ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ x³ है, तो देखो यहाँ पर x-1 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर -1 और +1 एडजस्ट करता हूँ। ये देखो ये x³ है, यहाँ x-1 है, तो यहाँ पर -1 और +1 एडजस्ट किया, और ये dx है। अब समझो इसको अलग कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, x³ -1 अपॉन x-1 और +1 अपॉन x-1। ओके, इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब क्या करोगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन,
देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला यूज होता है एक्स क्यूब माइनस वन मतलब वन क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू इन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स एक्स प्लस वन, ये आ गया इसका फॉर्मूला अपॉन एक्स माइनस वन। अच्छा ये इंटीग्रेशन इसके पास भी दे दो, अच्छा ये डी एक्स भी इसके पास आ जाएगा डी एक्स, फिर प्लस अब ये इंटीग्रेशन इसके पास ले जाओ वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। हमने क्या किया इंटीग्रेशन को सबके पास दे दिया। सो होगा क्या देखो ये कट हो गया, अब इंटीग्रेशन यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, सबके पास इंटीग्रेशन लेके जाओ, इंटीग्रेशन तीनों के पास जाएगा इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स के पास गया एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन के पास गया इंटीग्रेशन वन डी एक्स प्लस, और ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन है। तो अभी ना सबको एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में, अब सबका फॉर्मूला अप्लाई करो, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या था एक्स रेज टू टू है तो टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, तो एक्स रेज टू थ्री अपॉन थ्री आया तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स इसके पार टू में प्लस वन करना टू प्लस वन थ्री अपॉन थ्री प्लस ये इंटीग्रेशन और डी एक्स हट जाएंगे, फिर एक्स का पार कुछ नहीं है तो वन है, सो एक्स रेज टू वन है तो वन प्लस वन टू अपॉन टू, डायरेक्ट करना है हाँ, ऐसे लिख के मत दिखाओ डायरेक्ट करो वन। याद रखो जब भी डेरिवेटिव में एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो एक्स का डेरिवेटिव वन लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होगा अगर वन है उसको इंटीग्रेट करना है तो जो वेरिएबल है डी एक्स है यानी एक्स वेरिएबल है तो एक्स आएगा, डी टी होगा तो टी आएगा, तो एक्स का इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन क्या आ गया एक्स। अब ये वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या सीखा था, तो ये वन अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है लॉग एक्स का, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, सो लॉग एक्स क्या है एक्स के बदले एक्स माइनस वन है, सो एक्स माइनस वन का वापस डेरिवेटिव लो क्या आएगा, क्योंकि डिवाइड करना है ना इंटीग्रेशन में एक्स के बदले जो भी है, तो एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस वन का जीरो, तो यहाँ पर एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है वन आ रहा है, तो वन से डिवाइड करोगे तो यही आएगा प्लस सी। अब आप बोलोगे कि कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो जो एक्स के बदले आया उसका इंटीग्रेशन लेना है कि डेरिवेटिव, फिर से सुनो कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्स के बदले जो भी दूसरा कुछ आया उसका डेरिवेटिव यहाँ भी लेना है और डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे चेन रूल में फंक्शन का फंक्शन है एक्स के बदले दूसरा कुछ आया तो उसका डेरिवेटिव लेते थे अलग से और उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। अब क्या करेंगे उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड कर देंगे, डेरिवेटिव ही लेना है ठीक है। अब यहाँ पर आई इंटीग्रेशन आ चुका है हर एक का अलग अलग करके, अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है, इसको आप इस तरह से कर सकते हो बॉक्स ओके। तो जो क्वेश्चन था इसको इंटीग्रेट करना था और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दिया था तो इस तरह से करना है। और थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बता देता हूँ आपको कि अगर लिमिट होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, वो भी थोड़ा सा इसमें देख लो ताकि आपको आगे चल के कंसेप्ट मालूम रहे। जो नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन, मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है कि एक्स रेज टू थ्री है इस तरह से, और आपको बोला गया इसको इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको यहाँ पर लिमिट दे दी है 2 to 5 ये लिमिट दिया, तो ये क्या है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4। तो ऐसे में क्या करना होगा आप बिल्कुल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करोगे तो ये 3 + 1 यानी 4 हो गया और अपॉन 4 करते हैं ना ऐसे, एक्स रेज टू 3 है तो 3 में +1 कर देंगे और उसी से डिवाइड किया तो क्या आया एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या करते थे प्लस सी देते थे ना कांस्टेंट, अब कांस्टेंट नहीं देना होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता है पहली बात। दूसरी बात ये जो लिमिट है इसको इस तरह से बॉक्स कर दो 2 से लेके 5 ये लिमिट ऐसे देना। फिर क्या करना ये जो x होता है आई है ये आई, ये x की जगह एक बार अपर लिमिट रखो 5, ये हो जाएगा 5⁴ अपॉन 4, फिर माइनस करना पड़ता है, फिर इस x की जगह एक बार लोअर लिमिट रखना, x की जगह 2⁴ अपॉन 4। क्या करना है देखो यहाँ से ये जो x है उसकी जगह एक बार 5 रखना अपर लिमिट, देन माइनस करना, फिर इस x की जगह लोअर लिमिट और सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा i = 5⁴, तो ये 625 आ जाएगा, 5 5 25 25 625 अपॉन 4, 2⁴ तो ये 16 आ गया। अब i = दोनों का बेस 4 है, 4 4 सेम रख दिया, 625 में से 16 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 6, 15 में से 6 गया तो 9 0 6 0 9। तो ये जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक डेफिनेट आंसर आता है, डेफिनेट फिक्स आंसर आता है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है फिक्स 2 to 5 किया, 2 से 5 के बीच में किया ओके। तो
करना क्या होगा इसके अंदर, जो इनडेफिनेट का तरीका है वही फॉलो कर रहा हूँ। देखो मैं खाली लास्ट में क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्स वेरिएबल था उसकी जगह एक बार अपर लिमिट रख रहे हैं, फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट, और फिर एक फिक्स्ड वैल्यू आती है। इनडेफिनेट में क्या होता था कि सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज़ करके जितना सिंपल होता है एक जनरल फॉर्म में लाना होता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन में अपर और लोअर लिमिट नहीं दी होती। तो ये चैप्टर नंबर 4 में डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी आपने क्या देखा, मैंने आपको सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट बताए इंटीग्रेशन चैप्टर के इस लेक्चर में, कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसमें इनडेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट क्या होता है, इंटीग्रेशन को किसने जो है सबसे पहले लाया, आइजैक न्यूटन, और जो भी नाम मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इंटीग्रेशन के सिंबल dx, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, कब c आता है, कांस्टेंट आता है, सारे के सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको एक्सप्लेन किए, फॉर्मूले के साथ कुछ थियरम्स आपको बताए, और इसके साथ ही मैंने आपको जो कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिए, एग्जाम्पल में किस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब जब मैं एक्सरसाइज सिखाऊंगा एक एक करके, मैंने आपको पूरा सिलेबस भी बताया, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का एनालिसिस, कि अब इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत ईजी कर दिया गया है। पिछले साल जो 100% कंटेंट था, यानी चैप्टर था सिलेबस इंटीग्रेशन का, इस साल जो है 60% के अप्रॉक्स कर दिया गया है। पिछले साल 11 एक्सरसाइज थे और अभी सिर्फ 6 एक्सरसाइज है, तो बहुत ही कम कर दिया गया है। मज़ेदार है, एक एक करके सारे जो इंटीग्रेशन के जो एक्सरसाइज है मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन आप सारे फॉर्मूले याद रखो, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी याद रखो, जिससे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी ईजी लगेंगे। स्टूडेंट्स, रोज़ एक लेक्चर आपको बना के देने में बहुत ही मेहनत लगती है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, हाँ चलो हमारी मेहनत का कुछ जो है फ़ायदा मिल रहा है, बच्चों को वो देख के सीख रहे हैं। इसलिए क्या करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस सीरीज़ को शेयर करो, उनको जस्ट इन्फॉर्म करो कि ऐसा एक चैनल है जिस पर रेगुलर जो न्यू सिलेबस के लेक्चर आ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें और सबका फ़ायदा इस चैनल से मैथ्स के लिए हो जाए। अब हमने 6ठा चैप्टर चालू कर दिया है हमारा, एक्चुअल में ये मैथ्स 2 का 3rd चैप्टर है, तो टोटल हमने 5 चैप्टर पहले कंप्लीट किए थे ये। इसके साथ ही मैं आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी चैप्टर साइमल्टेनियसली देने वाला हूँ, ताकि आपको जिस भी चैप्टर को सीखने में इंटरेस्ट हो वो चैप्टर आप साथ में सीखते चलो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के साथ।